नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। आज हम लोग हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अभी तक हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट को आज हम करेंगे। आपको देखना है कि कितने प्रश्न आप हमारे साथ साथ कर पा रहे हैं और जो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आपको तैयार करना है और इस तरीके से हम बड़ी शानदार तैयारी करके आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो 4 वाक्य यहां पर आपको दिए गए हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, मुझे बहुत आनंद आती है, तो यहां पर हमें यह गलत लग गया। मुझे बहुत आनंद आते हैं, यह भी गलत हो गया। मुझे बहुत आनंद आता है, जी हां, ये वाक्य आपका सही है। और मुझे बहुत आनंद आता है, यहां पे ये बहुवचन कर दिया है, ठीक है ना, ये भी वाक्य गलत हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो आंसर है वो सी सही हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु जो शब्द है वो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं। आप 4 शब्द देख रहे हैं, तुपानु, त्रिलिंग, मालिश और मोदुर। तो आपको मैं बता दूं, तेलुगु शब्द जो है वो त्रिलिंग शब्द से बना हुआ है। इस चीज को आप आज याद कर लीजिए। यहां से आपको ये क्वेश्चन नया मिला, ये आपको परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं बेटा। तो कहावत, ठीक है, कह धन आवत, तो यहां पे क्या है, आवत शब्द जो है वो प्रत्यय है, यानी कि इसका आंसर जो हो गया मेरे बच्चे वो ए सही हो गया। हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस सीरीज है, यहां पर हम सिखाने की कोई बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। और जो बच्चे नए हैं जिन्हें सीखना है वो हमारे बाकी वीडियो देख सकते हैं, हमारी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमने बड़े आराम से चीजों को सिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, मैं अगर बात करूं भय, तो यह भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। अगर हम उत्साह की बात करें तो बेटे वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। अगर हम विस्मय या आश्चर्य की बात करें तो अद्भुत रस जो होता है हमारा, अद्भुत रस जो होता है या अद्भुत रस होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। तो यहां पे हमारा आंसर जो हो गया वो सी सही हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ठीक है, मुहावरे का एक प्रश्न बेटा जरूर पूछा जाता है। तो निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मतलब कोई आपको लज्जित तो कर रहा है लेकिन कड़वी बात नहीं, थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कह कर लज्जित कर रहा है। तो पानी पानी होना नहीं, ये तो शर्मसार होना होता है। मखमली जूते मारना, ये बात सही है, जूते तो मार रहा है वो आपके, लेकिन कैसे? मखमली जूते मार रहा है, तो लज्जित तो कर रहा है आपको लेकिन मीठी मीठी बातें बोलकर लज्जित कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही मुहावरा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। ठीक है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मिथ्या आडंबर मतलब बेमतलब का दिखावा करना, हकीकत से ज्यादा दिखावा करना, इसे हम लोग बोलते हैं मिथ्या आडंबर। क्या? बेमतलब का दिखावा करना, मतलब जो आप नहीं है उससे भी बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाना। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा अपात्र व्यक्ति को कोई बड़ी चीज मिल जाना। छोटा मुंह बड़ी बात, ये भी नहीं होगा, है ना। छीके कोई नाक कटावे कोई, ये भी नहीं होगा, ये होगा किसी का दोस्त किसी के सर। ठीक है ना,
छटांग चून चौबारे रसोई, ये बिल्कुल सही है। छटांग चून मतलब थोड़ा सा तो आटा है, लेकिन रसोई आपने 2 बीघा में बना रखी है ना। ये क्या है कि आप जो हैं उससे बढ़ चढ़कर लोगों को दिखा रहे हैं, मिथ्या का आडंबर कर रहे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे पता है मेरे सभी बच्चों ने भी डी ऑप्शन ही कमेंट में मारा है, ठीक है ना। आप इस चीज को देख लेंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है। री ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। री ऋषि स्वर, देखिए हमने एक स्वर पढ़ा था ह्रस्व स्वर। क्या पढ़ा था? ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का, या फिर कहें सबसे कम समय इसमें लगता है। सबसे कम समय इसमें लगता है। कौन कौन होते हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो री के बारे में पूछा गया है, तो री हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली, ठीक है, खाली स्थान है आगे, और बताना क्या है? जाना का संभाव्य भविष्यत काल बताना है हमें। जाना का संभाव्य भविष्यत काल बताना है हमें। तो आप एक चीज समझ लीजिए, संभाव्य भविष्यत काल वह होता है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना बनी रहती है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भविष्य में होने की क्या बनी रहती है? संभावना बनी रहती है। तो देखो, जा चुकी है, ये तो भूतकाल हो गया, जा चुकी भूतकाल हो गया, कोई मतलब नहीं है। और जाती है, ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वर्तमान काल है ये। अब जाए, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा जाएगी। मतलब शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, जाएगी। तो ये क्या है? एक तो भविष्य भी है, ये भविष्य काल भी है, और जाएगी, शायद जाएगी, तो संभाव्य भविष्य काल है। यानी कि हमारा विकल्प जो हो जाएगा मेरे बच्चे, वो कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सही विकल्प दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, सही कमेंट करते रहिए, है ना। कमेंट बढ़िया होने चाहिए आपके एकदम। परि उपसर्ग के में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। तो परि में क्या जोड़ें कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो देखो, ताप में अगर परि जोड़ेंगे, परिताप हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब तो छोड़ना नहीं होता है। हार में अगर जोड़ें तो परिहार हो जाएगा, जी हां, परिहार का मतलब होता है छोड़ना। जन, परिजन, और तोष, परितोष, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है? हमें वह शब्द बताना है जिसका मतलब हो जाए क्या? छोड़ना, छोड़ना जिसका मतलब हो जाए। तो यहां पे परिहार का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, इसलिए आंसर हमारा जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट आधा घंटे में आप एक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी जो है उसकी कथाकार जो है ऊषा राजे सक्सेना है। ये आप याद कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी जो है वो बहुत शानदार कहानी है, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगी, अगर आप कभी चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? बेटा मैं कौटिल्य की अगर बात करूं तो कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिल। क्या अर्थ होता है? कुटिल। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिल, और इसका जो पर्यायवाची विलोम होता है वो होता है आर्जव। क्या होता है? आर्जव। आर्जव का अगर मैं अर्थ आपको बताऊं तो आर्जव माने होता है सरल, है ना, सरल। क्या होता है? सरल। तो विकल्प अगर हम देखें तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, केवल 20 से 25 मिनट में, आधा घंटे में ही एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। समय भी बचेगा, सीखने को भी मिलेगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? देखिए उपसर्ग फिर वो आ गया, उपसर्ग वे शब्दांश जो पहले लगते हैं। तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया, पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी में समास बैलों से खींची
जाने वाली गाड़ी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, हां तत्पुरुष समास हो जाएगा। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? देखो मेरे बच्चे, मैं अगर आपको बात करूं व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1991 में शुरू हुआ। के बिरला फाउंडेशन देता है इसे, के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार प्रदान किया करता है। संभवतः 4 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, 4 लाख रुपए की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। अब यहां पर आपसे पूछा गया 1992 में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में यह पुरस्कार दिया गया। नीला चांद इन्होंने पुस्तक लिखी थी, नीला चांद, नीला चांद के लिए दिया गया। तो ये सारी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्रम की दृष्टि से राहुल क्या जा रहा है, ये तो गलती है। राहुल क्या जा रहा है, क्या वाक्य सही होता है? सही नहीं होता। देखो यार भाई, मुझे इधर उधर की बातें करना आता नहीं है ना, मैं सीधे पढ़ाई की बातें करता हूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है पढ़ाते कम हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, हंसी मजाक ये सब, और उनके चैनल खूब चलते हैं। लेकिन अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अपन केवल पढ़ाएंगे आपको, है ना, और जिससे क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी, है ना। आप कम समय में ज्यादा करें, ये मेरा प्रयास है। ठीक है, हाँ, तो राहुल क्या लिख रहा है? ठीक है, ये तो यार सही हो जाएगा। राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्या है? अच्छा, प्रश्न है अशुद्ध वाला बताना है हमें, तो पहला वाला अशुद्ध है, यानी हमारा आंसर यही होगा। आंसर में अशुद्ध वाला ही पूछा है उसने, तो पहला अशुद्ध है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ये नहीं वाले जरूर याद किया करो, कि मतलब देख लिया करो, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को नहीं दिखता ही नहीं है और फिर हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो देखो नहीं है, तो याद रखो पुष्प का मतलब तो पत्र नहीं होता है, चिट्ठी का मतलब पत्र होता है, कागज को भी पत्र कहते हैं, पत्ता को भी पत्र कहते हैं। तो नहीं वाला हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो देखो अर्थालंकार तो बहुत होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार अ य स, ठीक है ना। तो आ से हो गया अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास। या से यमक, सा से श्लेष, और दो और याद कर लो, वक्रोक्ति और बीप्सा। ये इतने हैं शब्दालंकार। ठीक है, इसके अलावा जो बचे वो सब अर्थालंकार। ठीक है, तो देखो अनुप्रास आ गया, यमक आ गया, श्लेष आ गया, ये तो हो गए शब्दा। बचा क्या? रूपक। तो कौन सा हो गया आपका? रूपक अर्थालंकार हो गया। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिनकी शोभा शब्दों से होती है, अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिनकी शोभा अर्थ से होती है। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो इसमें क्या पूछा है? अर्थालंकार पूछा है, तो हम लोगों ने पहले शब्दालंकार निकाल लिए अलग। ठीक है ना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीप्सा, 5 हमें पता है शब्दालंकार है, बाकी जो बचा वो अर्थालंकार है। तो रूपक हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें क्लास में बताई जाती हैं, बहुत बार बताई जाती हैं, एक बार नहीं बहुत बार बताई जाती हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? देखो भैया, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, ठीक है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। जब लिंग, वचन, कारण, कारक कर्ता के अनुसार बदलें तो वो कर्तवाच्य, जब कर्म के अनुसार बदलें तो कर्मवाच्य, और जब भाव के अनुसार बदलें तो भाववाच्य। यहां पे क्या पूछ रहा है? जब लिंग, वचन और कारक किसके अनुसार बदल रहे हैं? कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं, तो कौन सा होगा? कर्तवाच्य होगा। ठीक है, कौन सा होगा? कर्तवाच्य होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं बेटा? हाँ, साथ साथ करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? देखो मेरे बच्चे, मैं अगर बात करूं तो अव्यय के 5 भेद होते हैं।
अव्यय के कितने भेद, अव्यय जो व्यय ना हो, 5 भेद होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा जो मेरे बच्चे होता है वो होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, ये नोट कर लेना आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मेरे बच्चे होता है वो होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। चौथा जो होता है वो है आपका होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और पांचवा जो होता है वो होता है निपात। ये क्या हो गए? ये आपके अव्यय के भेद हो गए। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूं, पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभार। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, तेज इत्यादि। ठीक है। अगर हम संबंध बोधक की बात करें, के पास के लिए, के पास के लिए, ठीक है, ये सारे शब्द आ जाते हैं। से दूर भी हो जाता है, से दूर। अगर हम समुच्चय की बात करें तो तब और वरना किंतु, तब और वरना किंतु, ये सब किस में आ जाते हैं? समुच्चय के। विस्मयादि बोधक की अगर बात करें तो ओह, आह, वाह, ये सब विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं। निपात की बात करें, जिनसे प्रेशर पड़ता है, भी, ठीक है ना, कैसे कहते, तुम भी आना, तुम भी आना, ठीक है ना, ये निपात है। भी, तक इत्यादि। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? अव्यय है। ये नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते मतलब इन पर क्रिया, लिंग और इनका असर नहीं पड़ता। ये जैसे हैं वैसे एक वचन के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे हैं वैसे ही बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे हैं वैसे पुल्लिंग के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे हैं वैसे ही स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होते हैं। मतलब ये परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखो क्रिया विशेषण तो है, विस्मयादि बोधक भी है, संबंध बोधक भी है, परिणाम बोधक नहीं है, ये तो विशेषण होता है परिणाम बोधक, तो नहीं है। तो आंसर हमारा सी सही हो गया। ठीक है। आंसर कौन सा हो गया? सी सही हो गया। अगला देखिए, गाड़ी और गाड़ी शब्द का प्रयोग क्या होता है? तो देखो ये तो गाड़ी हो गया, वाहन, आपका वाहन हो गया ये, ठीक है ना। और ये गाड़ी हो गया, कहते नहीं गाड़ी कमाई है, गहरी, है ना, गहरी हो गया। तो देखो निकली, गिरी, ये गलत, गहरी, यान, ये देखो उल्टा हो गया। अगर ये यान इधर होता और गहरी इधर होता तो सही हो जाता। गिरी, निकाली, ये भी गलत है, तो क्या सही हो गया? यान और गहरी। तो इस गाड़ी का मतलब होता है यान, वाहन वाला यान, और इस गाड़ी का मतलब होता है गहरी। ठीक है ना। कहते गाड़ी दोस्ती है हमारी, मतलब गहरी दोस्ती है हमारी। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? देखो मेरे बच्चे याद रखो, सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो डी सही है। अब अगर मैं बात करूं नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु क्रिया बेटा वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे ना जोड़ के बनाई जाती हैं। जैसे पढ़ना, ये नाम धातु हो गई, लिखना, ये क्या हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। समझ रहे हो? तो ये सब क्या होती हैं? नाम धातु क्रिया होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बेटा वो क्रिया होती है जिसमें आदमी खुद काम नहीं करता लेकिन दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, ठीक है। ये सब क्या हो गई? प्रेरणार्थक हो गई। इसमें आदमी क्या करता है? स्वयं तो काम नहीं करता लेकिन दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। नाम बोध क्रिया बेटा क्या होती है? नाम बोधक क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा सर्वनाम में पीछे क्रिया अगर लगा दी जाए, संज्ञा और सर्वनाम
इनके पीछे अगर कोई क्रिया जोड़ दी जाए तो क्या होगा, ये नामबोधक क्रिया हो जाएगी। अगर हम बात करें, अगर हम जैसे बात करें तो लाठी मारना, तो लाठी क्या है, संज्ञा है, और मारना क्रिया जोड़ दी इसमें, ठीक है, तो ये पूरा बन गया लाठी मारना। ये क्या हो गई, नामबोधक क्रिया हो गई। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों क्रियाएं होती हैं, आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहली नाम धातु, इसमें पीछे ना जोड़ देते हैं संज्ञा सर्वनाम के। ठीक है, उसके बाद प्रेरणार्थक, जब आदमी खुद काम नहीं करता लेकिन दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। पढ़वाना, लिखवाना, नचवाना, कुदवाना, खिलवाना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आया नाम बोधक, इसमें क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम, इसके पीछे क्रिया लगी होती है। तो जैसे लाठी मरवाना, तो लाठी संज्ञा है लेकिन पीछे मरवाना लिखा है या मारना लिखा है, तो सब क्या हो गया, ये नाम बोधक हो गई। ठीक है, हाँ। बरवय छंद कैसे हैं, देखो बरवय छंद की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। बरवय छंद की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कैसे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये 4 चरण हो गए। इसे कहते हैं पहला चरण, इसे कहते हैं दूसरा चरण, इसे कहते हैं तीसरा चरण, और इसे कहते हैं चौथा चरण। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या होता है बेटा, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। इसमें 12 मात्रा और तीसरे में भी 12 मात्रा। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, 7-7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं और 7 मात्राएं। ठीक है, अब देखो ऐसे छंद जिनके चारों चरण में बराबर मात्राएं होती हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद, चारों चरण में बराबर मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई है, 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक है, चारों चरण में, लेकिन इसमें क्या चारों चरण में बराबर है, ये चरण मिटा लेता हूं मैं। तो देखो यहां पे यहां पे 7 मात्राएं, यहां पे 7 मात्राएं, यहां पे 12 और यहां पे 12। तो अब देखो बराबर नहीं है ना, इसमें 12, इसमें 7, इसमें 12, इसमें 7, तो सममात्रिक नहीं हुआ। ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखो विषम मात्रिक में क्या होता है, किसी में भी कितनी मात्राएं हो जाती हैं, अलग अलग मात्राएं होती हैं। अलग अलग मात्राएं भी नहीं है क्योंकि इसकी इसकी तो मिल रही है, इसकी इसकी भी मिल रही है, तो विषम मात्रिक भी नहीं हो गया। अर्ध सममात्रिक में क्या होता है, अर्ध सममात्रिक में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं आधी, और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। तो अर्ध माने आधी, सम माने समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, अर्ध सममात्रिक। तो यहां पे देखो पहले और तीसरे चरण में बराबर मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं, तो ये क्या हो गया, बरवय क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसे आप याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी छंद की क्लास कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे पूछा है बरवय छंद है तो अर्ध सममात्रिक है, ये याद कर लीजिए, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो मीठा तो क्रिया की विशेषता बताएगा नहीं, पहला भी क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, बुद्धिमान भी क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, तेज बता देगा, जैसे चलता है, ये क्या है, क्रिया है, तो तेज चलता है। तो देखो क्रिया की विशेषता बता दी। बाकी और कोई सब, तेज मीठा है ये भी नहीं हो सकता, पहला मीठा है ये भी नहीं हो सकता, बुद्धिमान मीठा है ये भी नहीं हो सकता, या बुद्धिमान चलता है ये भी नहीं हो सकता, पहला चलता है ये भी नहीं चल सकता, मीठा चलता है ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात को। तो क्रिया के साथ विशेषता केवल कौन बताएगा, तेज बताएगा। ठीक है, जैसे और कर लेते हैं, क्रिया और लगते हैं, पढ़ता है, ये भी क्या है, क्रिया है। तो देखना तेज पढ़ता है, सही हो जाएगा, है ना। मीठा पढ़ता है, ऐसा हो सकता है क्या, पहला पढ़ता है, हो सकता है क्या, बुद्धिमान पढ़ता है, ये सब विशेषताएं नहीं बता रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और यहां पर क्रिया विशेषण क्या है, तेज है, इसलिए हमारा विकल्प जो है वो डी बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगला देखिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन मतलब मुख के दर्शन, मुख के दर्शन आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब बिखराव की स्थिति। 8 लोग हैं और 9 जगह चूल्हे बना के बैठे हुए हैं, 9 जगह भोजन बना रहे हैं, तो क्या है? बिखराव की स्थिति है। तो संपन्नता की स्थिति तो नहीं होगी, फाका करना भी नहीं होगा। अलगाव की स्थिति बिल्कुल सही है। मस्त रहना ये भी गलत है ना? सी वाला बिल्कुल सही है। आप लोग सब विकल्प में आंसर सही दे रहे हैं, जल्दी करते रहिए। तिलक किस प्रकार का शब्द है? देखो भैया, संकर शब्द वह शब्द होता है जिसमें 2 शब्द मिलते हैं, तो संकर तो नहीं है, इसमें 2 शब्द तो मिले नहीं है। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। देशज शब्द देसी भाषा में बोले जाते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के होते हैं, तो बिल्कुल सही। तिलक जो है वो संस्कृत का ही शब्द है, क्योंकि इसका जो हिंदी होता है वो होता है टीका। तो तिलक शब्द जो है हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। बड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम, क्योंकि समय भी हमें बचाना है, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है। हिंदी को आधा घंटे में निपटा लेंगे हम लोग। ठीक है, बारिश मेरा घर है कविता संग्रह की रचना की। ये पूछा गया है, बारिश मेरा घर है कविता संग्रह किसकी रचना? ये क्वेश्चन पूछा गया, वो टाइपिंग एरर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कुमार अनुपम की ये रचना है। किसकी रचना है? कुमार अनुपम की रचना है। ये आपको याद करना होगा। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं आता वो इसे याद कर लेंगे। वेरी गुड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य होता है। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य, अनिवार्य ये गलत है। ऐच्छिक गलत है, अनिवार्य ये सही है, अनिवृत्त ये भी गलत है। जिसे टाला ना जा सके वो अनिवार्य होगा। ठीक है, हाँ। आधा घंटे में बताओ, प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हो, और क्या चाहिए आपको जीवन में? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन से होते हैं? 3, 4, 5 ये घोष होते हैं, इन्हें सघोष भी कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो, अगर इसकी बात करें हम तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा इस वाली पंक्ति में आता है। चा की अगर बात करें हम, चा, छ, ज, झ, व इस पंक्ति में आता है। माँ की बात अगर हम करें, प, फ, ब, भ, म इस पंक्ति में आता है। अगर हम खा की बात करें तो क, ख, ग, घ, इंग्य। अब हमें पता है कि 3, 4, 5 घोष होते हैं, तो हमें देखना है 3, 4, 5 में जो आ रहा होगा वही घोष होगा। तो अब देखो, अगर हम इसकी बात करें ठा, तो दूसरा है घोष नहीं है। अगर हम बात करें चा की तो पहला ही है, घोष नहीं है। अगर हम बात करें माँ की तो 5वां है, घोष है। अगर हम बात करें खा की तो दूसरा है, घोष नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? माँ हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घोष क्या होगा? माँ। बाकी ये सब क्या है? अघोष हैं, अघोष है। ठीक है, कैसे हैं ये? अघोष। पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा 5वां घोष। ठीक है, हाँ, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक चीज पढ़ाई है मैंने। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? देखो, से शब्द का प्रयोग जब अलग करने के लिए होता है, ईंट अलग, छत से गिरी तो अलग हो गई ना, तो वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, हाँ, बड़ा सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छत से ईंट गिरी, गिरी तो गिरी। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखो, हमें पता है कमल का है ये, बादल का है ये, कीचड़ का है, तो ये बचा निर्मल, स्वच्छ का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हिंदी करोगे आप, मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, ऐसे पेपर उड़ाओगे आप, लेकिन बस जुड़े रहना मेरे साथ। ऐसा मत करना कि 5 मिनट पढ़ो, 7 मिनट पढ़ो, इंटरेस्ट आपको आए थोड़ी देर पढ़ो, नहीं इंटरेस्ट आए खत्म कर दो। नहीं, थोड़ा तो मन लगाना पड़ेगा, आधा घंटे आप मुझे देना पड़ेगा आपको। अनाज शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखो मेरे बच्चे, आ जाओ, बहुत अच्छी चीज आ गई। चांदी को कहते हैं रूपा। क्या कहते हैं? चांदी को कहते हैं रूपा। और सस्य को कहते हैं अनाज। कहते नहीं सस्य श्यामल धरती है, अनाज। सलिल होता है जल का,
और चाह होती है इच्छा। ठीक है, तो विकल्प क्या सही हो गया आपका? सस्य सही हो गया। क्या हो गया? सस्य बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 से 37 तक झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो देखो भैया सीधी सीधी बात बोली जा रही है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देश प्रेम वीरता की कविता है, तो देशभक्ति से परिपूर्ण है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है, मर्दानी शब्द का मतलब है पुरुषों के समान। क्या है? पुरुषों के समान। खूब लड़ी मर्दानी, पुरुषों के समान लड़ी, वो महिला होकर भी पुरुषों के समान लड़ी, तो साफ क्या हो गया? पहला ही सही हो गया इसमें, पुरुषों जैसी या पुरुषों के समान लड़ी। ठीक है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। अब देखना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद बोल रखा है यहां पे, क्या हो गया भाई? हटो। हाँ, आप खुद देखना, खुद यहां पे बोल रखा है झांसी की रानी कविता और सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान ने लिखी है। ठीक है, तो शीर्षक भी इसका क्या होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी। ये देखो क्या हो जाएगा? झांसी की रानी हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर ही दे रखा है, लिखा हुआ है। अगला देखें, इस कविता की कवित्री का नाम बताइए। अरे भैया देखो, वो भी दे रखा है, सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान दे रखा है। ठीक है, बड़ा सरल था ये तो। इस कविता में प्रयोग किया गया रस, देखो वीरता की बात हुई है तो वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। समझ रहे हो? नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची छाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। 37 के 37 क्वेश्चन आपने उड़ा दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत समय पढ़ने पर दे दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। कल फिर हम हाजिर होंगे नए टेस्ट सीरीज के साथ। आधा घंटा में देते रहिए और आप देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आएगा, आपके अंदर कितना सुधार आएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।